हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के सेकंड चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था पादपों में पोषण यानी पेड़ पौधों में। अब हमें जीव जंतुओं में देखना है। ठीक है, तो पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जंतु ऐसा नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पौधों पर निर्भर होते हैं या पौधों को खाने वाले जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो किस प्रकार से भोजन को लिया जाता है, फिर उसका कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो क्या होता है कि हमारे भोजन जो हम लेते हैं वो जटिल तत्वों को लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जटिल पदार्थ है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो वो शरीर उसको उसी तरह से नहीं पचाता, उसको सरल पदार्थों में बदल कर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। तो यानी कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़कर उसका विखंडन पाचन कहलाता है। ठीक है, तो खाद्य अंतर्ग्रहण की अन्य विधियां भी हैं, जैसे कि मनुष्य क्या करते हैं, मुख में भोजन को लेते हैं, उनको टुकड़ों में करके। मधुमक्खी और हमिंग बर्ड क्या करते हैं कि फूलों के जो रस होते हैं उनको चूसते हैं। ठीक है, जो मानव शिशु होते हैं, जंतुओं के शिशु होते हैं, वो माँ का दूध पीते हैं। और सर्प होते हैं वो पूरा का पूरा जो होता है अपना शिकार ही निकल जाते हैं। जलीय प्राणी जो होते हैं पानी में तैरते हुए जो खाद्य कण होते हैं उनको छान कर भक्षण करते हैं, उनको फिल्टर फीडर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टारफिश दिखाए गए। स्टारफिश जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच वाले जंतु होते हैं उनको खाती है। ठीक है, तो इस तरह से भोजन के अंतर्ग्रहण की अन्य विधियां हैं। तो अब भोजन का जो अंतर्ग्रहण हो गया है उनका पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो हम पहले भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से करते हैं, फिर उसके पाचन के लिए हमारी बॉडी में एक आहार नली पाई जाती है। ठीक है, जिससे होकर हमारा भोजन गुजरता है। तो हमें पता है कि मुख गुहिका से हमारा जो होता है हम भोजन को लेते हैं और मल फिर जो बचा हुआ भोजन जो होता है बिना पचा हुआ वो मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। तो हमारी जो मुख गुहिका है वो मुख से प्रारंभ होकर यानी आहार नली मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली में ये जो है ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में ये सीरीज़ पूछी जाती है। सबसे पहले मुख गुहिका, उसके बाद ग्रास नली या ग्रसिका जिसको एसोफेगस कहा जाता है, अमाशय यानी कि स्टमक, उसके बाद क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। ठीक है, तो ये माउथ टू एनस ये हमारी पूरी आहार नली होती है। अब यहाँ पे हमारी जो मुख है उसमें कुछ लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यकृत है, यज्ञाशय, ये सब पाचक रस स्रावित करते हैं। ये सब क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी में जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ने में हमें मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पाचन तंत्र में ये काफ़ी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा व्यू दिखाया गया है। ये होगी मुख गुहिका यानी कि ओरल कैविटी। इसमें मुख में ही जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ होती हैं, और एसोफेगस, ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, स्टमक, ये फिर यहाँ पे दोनों इंटेस्टाइन है और फिर एनस है। यहाँ पे हमारे राइट साइड में इधर यकृत और पित्ताशय यानी कि लीवर और गाल ब्लैडर पाया जाता है, और स्टमक के जस्ट नीचे यानी अमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय पाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि मुख और मुख गुहिका में पाचन कैसे होता है। तो भोजन को मुख से लिया जाता है, उसके बाद इसको शरीर में अंतर्ग्रहण कहलाता है। ये तो मुख में जो होते हैं भोजन को चबाने के लिए दांत होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यांत्रिक विधि। तो भोजन दो तरीके से पचता है, एक तो यांत्रिक विधि से, एक रासायनिक विधि से। तो यांत्रिक विधि में ये दांत क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। ये दांत जो होते हैं हमारे मसूड़ों में जो गर्तिका यानी सॉकेट होता है, बोन सॉकेट, उसमें ये धंसे होते हैं। हमारे मुख में जो दंत होते हैं वो चार तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कृंतक यानी कि इंसीजर, देन रदनक यानी कैनाइन, अप्रवचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, और चवर्णक यानी मोलर। ये चार तरह के जो होते हैं दंत पाए जाते हैं। तो हम पहले नीचे के जबड़े के इस पोर्शन को देखते हैं कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसीजर है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद रदनक जो है वो 1 है, और अप्रचवर्णक यहाँ 2 है, और यहाँ पे जो प्रचवर्णक है वो 3 है। तो हमारा जो दंत का जो फॉर्मूला होता है वो 21 23
बटा 21/23 होता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे के जबड़े का ये 1/4 भाग, ये ऊपर के जबड़े का आधा हिस्सा, ठीक है। तो ये पूरा दांत का जो हो गया आधा हिस्सा ये हो गया, तो 21/23 हो जाते हैं आपके। अगर पूरा करो तो ये हो जाएंगे 16/16, तो ये 32 दांत हो गए, क्योंकि 21/23 यानी कि 8/8। तो हमने एक ही तरफ के, अगर ये निचले जबड़े का आधा हिस्सा और ये निचले जबड़े का आधा हिस्सा है, तो इसमें इंटू 2 कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये 16/16 हो जाते हैं, ठीक है। हमारे मुख में जो होती हैं लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो लार का स्रावन करती हैं, जिससे कि भोजन को ये पचाने में मदद करती हैं। ये क्या करती है कि हमारे जो स्टार्च होता है, मंड होता है, जो हम रोटी खाते हैं, वो हमारे मुख में ही करीब 30% पच जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है। अगला है, यहाँ पे दिखाया गया है जीभ, ठीक है। हमारे मुख में जीभ एक मांसपेशी अंग होता है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है, ये किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। यह भी भोजन को जो होते हैं पचाने के लिए, उनको लार में जो होते हैं भोजन को लार में मिलाने के लिए मदद करते हैं और हमें बोलने में सहायता करते हैं, ठीक है। इनमें जो होती हैं स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जो अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती हैं, ठीक है। आगे है भोजन नली, ग्रसिका। हम अब जो भोजन मुख में लेते हैं उसको ग्रास नली यानी ग्रसिका द्वारा हम अपने जो होते हैं अमाशय यानी स्टमक की तरफ भेजते हैं। तो ये जो ग्रासिका होती है वो वक्ष में होती है, ठीक है। तो ये जो इसमें एक मूवमेंट होता है, इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि संकुंचन विधि कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये भोजन को, इसमें 2 तरह की मसल्स होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल ये क्या करती है, इसको सिकोड़ना और फैलाने, इसको क्या करती है, सिकोड़ते और फैलाते हुए इस जो फूड होता है, फूड जो इसको यहाँ पे बोलस कहा जाता है, उसको अमाशय में भेजती हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट, अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर ये मूवमेंट सही तरीके से नहीं होता है तो हमें वमन यानी वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो अगला है यहाँ पर अमाशय। तो यहाँ अमाशय जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जे शेप्ड में है, ठीक है। एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड का होता है, और इसका जो चौड़ा हिस्सा होता है यहाँ ग्रसिका से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि ग्रास नली से खाद्य को लेता है। और जब इसका यहाँ का जो हिस्सा है ये क्षुद्रांत में खुलता है, ये क्या करता है, यहाँ जो आधा पचा हुआ भोजन होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देता है। अमाशय में जो होती है म्यूकस यानी श्लेष्मल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का श्रावण होता है। श्लेष्मल क्या करती हैं, जो अमाशय की जो अंदर की जो स्तर होती है उसकी सुरक्षा प्रदान करती हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं कि जो भोजन में जीवाणु रहते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ये अम्लीय होते हैं, करीब इनका pH 2.0 होता है, ठीक है। और पाचक रस जो होते हैं इनमें जठर रस स्रावित होता है, जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अगला है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अब स्टमक से पचे हुए भोजन है वो क्षुद्रांत में आएंगे। क्षुद्रांत जो है करीब 7.5 मीटर लंबी होती है। यह जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी विद्वान से बड़ी होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है वो छोटा होता है, इसकी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। यह यकृत और अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करते हैं, जो होते हैं श्राव जो आते हैं उनको प्राप्त करते हैं, और इनकी भित्ति में भी कुछ श्राव आते हैं। तो यकृत जो है वो गहरे भूरे जो है लाल रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होती है, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्त रस स्रावित होता है। यह पित्त रस जो है वो एक थैलीनुमा जो पित्ताशय होते हैं यानी गाल ब्लैडर, वहाँ पे जाके संग्रहित होते हैं। ये जो पित्त रस हैं ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नाशय जो है पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, और ये अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे अग्नाशयी रस स्रावित होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करके उनका पाचन करते हैं। तो क्षुद्रांत में जो आंत के जो पाचन रस हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि अब ये जो पचे हुए भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका अवशोषण कैसे होता है। अब जो पचा हुआ भोजन है वो क्षुद्रांत की भित्ति में जो रुधिर वाहिकाएं उनमें चला जाता है, उनको अवशोषण कहते हैं। इनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें उंगली नुमा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको विलाई यानी कि रसांकुर कहा जाता है। इन विलाई में
ठीक है। इसमें जो होते हैं, इसमें जो होते हैं वाहिकाएँ होती हैं जो ब्लड वेसल्स को लाती है, तो इसमें धमनी, शिरा, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन को लेते हैं और ये फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में इसका स्वांगीकरण करते हैं, ठीक है। तो ये रुधिर वाहिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन जो अवशोषण हुआ है उसका पूरी बॉडी में जाना, उसको कहते हैं स्वांगीकरण, यानी कि उसका फिर से उपयोग कर लेना, यानी कि जो अमीनो एसिड बना प्रोटीन से, उससे फिर से प्रोटीन बना लेना और बाकी चीज़ों को एनर्जी के लिए यूज़ कर लेना। तो ये सारी प्रक्रियाएं स्वांगीकरण में आती हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज का विघटन हुआ था, वो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये फिर से CO2 और H2O बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारी क्रियाएं होंगी। अब जो भोजन का भाग जो अब जो नहीं पचा है, वह उनका जो अवशोषण नहीं हो पाता है, वो वृदांत में भेज दिया जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये थोड़ी चौड़ी होती है क्षुद्रांत से, और इसकी लंबाई 1.5 मीटर ही होती है। इसका जो मेन कार्य है, ये जल और लवणों का अवशोषण करते हैं, और ये जो बचे हुए अपचित पदार्थ होते हैं उनको मलाशय में भेजकर उनको अर्ध ठोस मल के रूप में बाहर कर देते हैं समय समय पर, जिसको निष्कासन कहा जाता है। अगला है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, यानी गाय भैंस जो होते हैं जो शाकाहारी हैं उनमें पाचन कैसे होता है। तो वो क्या करते हैं, वो पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, जिसको कि रूमिन कहा जाता है, यानी कि उसको प्रथम अमाशय कहते हैं। अब ये जो रूमिनेंट है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, रूमिन को। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब जुगाली करते हैं, यानी कि जब उसको भोजन का जो आंशिक पाचन हुआ रहता है उसको फिर से मुख में लाकर उनको चबाते हैं, उनको छोटे छोटे पिंडकों में तोड़ते हैं, उसको कहते हैं जुगाली। तो इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये इनकी ग्रसिका है, ठीक है, ये रूमेन का पार्ट जिसमें ये भोजन को ले आते हैं पहले जल्दी जल्दी खाकर। अगला पार्ट इनका होता है अमाशय का, और यहाँ अंधनाल होती है। अंधनाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पत्तियों में जो सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं उनको पाचन करने के लिए। उसके बाद यहाँ क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बृहदांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इनमें जो है इसलिए इनको इनमें रूमेन पाया जाता है, यानी जुगाली करते हैं, इसलिए इनको रूमेनेंट या फिर रोमंती एनिमल या जंतु कहते हैं। तो घास में जो सेलुलोज बहुत ज़्यादा होती है वो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट है। तो किसी भी जो भी रूमिनेंट है या फिर पशु, हिरन, ये सब है, वो रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, और बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं वेदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जिनमें पाचन तंत्र उपस्थित होते हैं उनमें पाचन कैसे होता है। अब हम देखेंगे जिनमें पाचन तंत्र उपस्थित नहीं है उनमें पाचन और भोजन का संग्रहण कैसे किया जाता है। तो जैसे अमीबा एक जलीय जीव है और एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो अमीबा की में जो एक कोशिका है उस पर एक झिल्ली होती है, ठीक है, और ये इसमें एक केंद्रक होता है। ये इनमें क्या करते हैं, इनमें द्रव के जो होते हैं बुलबुले होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको वैक्यूल्स कहा जाता है। इनमें अमीबा अपना आकार जो है निरंतर बदलता है, इसके आकार जो है निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आकार बदलते हुए पादाब बनाते हैं। ये जो होते हैं इनको पोडिया यानी सूडोपोडिया पादाब कहते हैं, ठीक है, कृत्रिम पाँव, और जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। जब उन्हें आहार का आभास होता है तो उनके चारों ओर अपना पादाब विकसित कर लेते हैं और उसे वो निगल लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है जैसे इनको आहार मिला, ये अपने पादाब को विकसित यहाँ कर लिए और उसे चारों तरफ उसे घेर लिए। तो इस तरह से ये खाद्य धानियों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो खाद्य धानियों में फंसने के बाद वहाँ पर पाचक रस स्रावित होता है और ये उनको जटिल में से उनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, और उसके बाद बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित कर लिया जाता है। ये अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोगी होता है। और जो बिना पचा हुआ भोजन है वैसे ही खाद्य धानियों द्वारा बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये सभी जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर उनका पाचन करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द हैं। अवशोषण यानी कि पचे हुए भाग का रसायनकोरों से अवशोषण होता है। अमीनो अम्ल जब प्रोटीन जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में तोड़ते हैं तो वो अमीनो अम्ल में टूटता है। स्वांगीकरण जो अवशोषित पदार्थ है उसका फिर से जो होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुँचाना, स्वांगीकरण। पित्तरस ये जो होता है वसा के पाचन के लिए ज़रूरी होता है, यह यकृत से स्रावित किया जाता है। मुख गुहिका में मुख में हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। रदनक ये जो दांत का एक स्वरूप है। दूसरा है सेलुलोस, ये जो है पत्तियों में पाए जाते हैं। पाचन तंत्र जिससे कि हमारा भोजन का पाचन तंत्र होता है। निष्कासन जो बिना पचा हुआ भोजन है उसका बाहर मल के रूप में त्याग कर देना। वसा अम्ल जो है वसा को तोड़कर वसा अम्ल में छोटे उसका जो सरल पार्ट है उसमें तोड़ देना। खाद्य धानियाँ ये अमीबा जो होती हैं खाद्य धानियों में फूड को फंसा के उनका भोजन का ग्रहण करती हैं। पित्ताशय जहाँ पे पित्तरस का स्टोर होता है। कृंतक ये कैनाइन होते हैं, दांत के प्रकार है। और अंतर्ग्रहण यानी भोजन को मुख में लेना। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चवर्णक ये जो होते हैं भोजन को चबाने के लिए सहायता करते हैं। और ग्रसिका जो होती है ओइसोफेगस ये फूड पाइप कहलाती है। अग्नाशय ये पैंक्रियाज होते हैं, ठीक है, और इसमें से जो अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अग्रचवर्णक ये जो होते हैं प्रीमोलर, ठीक है। और पादाप जो होते हैं अमीबा में जो कृत्रिम पाँव होते हैं। रूमेन ये जो होते हैं गाय भैंस होती हैं उनके जो पाचन तंत्र होता है उसमें रूमेन, इसलिए उनको रूमेनेंट कहा जाता है। और लाला ग्रंथियाँ ये मुख में स्रावित होने वाली लाल ग्रंथियाँ हैं। और दीर्घरोम ये जो होते हैं ये आपके जो क्षुद्रांत है उसमें जो विलाई बनती है उसको दीर्घरोम कहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में जो सीखा है वो है जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, ठीक है। तो इससे हम कैसे भोजन को शरीर में लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं। उसके बाद आहार नाल में मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, विहदान, उसके बाद मलाशय, ये पूरा क्रम है यानी गुदा, ये पूरा क्रम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पूरे पाचन तंत्र के लिए। और इसमें कुछ लाल ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय और अमाशय की जो भित्तियाँ होती हैं पाचक रस स्रावित करती हैं। अगला है विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण की अलग अलग विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ पूरे जैसे सांप है पूरे के पूरे जीवों को निगल जाता है। मछलियाँ होती हैं जो पानी में तैरते हुए जो भोजन होता है उनको छान कर खाती हैं। तो पोषण के एक जटिल प्रक्रम में सबसे पहले अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उसका निष्कासन, ठीक है। तो मंड जैसे है ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जब पाचन होता है तो इसको ये ग्लूकोज में क्या करते हैं कि बदल देते हैं और इसका सबसे पहले पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का आमाशय में यानी स्टमक में ये यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त होते हैं, अग्नाशयी स्राव होते हैं, क्षुद्रांत भित्ति स्रावित द्वारा पाचक रस जो होते हैं ये पाचन में जो होते हैं क्षुद्रांत में पूरे हो जाते हैं। जल और जो कुछ लवण होते हैं उनका जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषण होता है और ये अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और बिना पचे हुए अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता उनको मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं तक। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।